हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे और एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी से जुड़े होंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक ऑप्टिक्स से है। हम ऑप्टिक्स से ही कुछ पॉइंट चुन चुन के लाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। पहला है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं। प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, जिससे कि हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अब प्रकाश स्रोत दो तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक स्रोत, एक होता है मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत है फ्रेंड्स सूर्य, तारे, जुगनू, ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। मानव निर्मित बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, दिया, लालटेन, ये सब है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश का एक प्रकार की ऊर्जा है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, बल्ब, बल्ब हो, जुगनू। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे हम देखिए फ्रेंड्स, टेबल, कुर्सी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण दिया हुआ है जिससे कि हम प्रकीर्णन को समझ सकते हैं। देखिए, प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण है, जैसे आकाश का नीला होना। आकाश नीला होता है, दिखता जो है मनुष्य को कैसे दिखता है, प्रकीर्णन के कारण। समुद्र भी नीला दिखता है। समुद्र नीला क्यों दिखता है, प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल। ये किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला है, बादल, कोहरा और धुआं का सफेद होना। ये सभी क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है किरण पुंज, बीम। किरण पुंज देखिए क्या होता है, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज तीन प्रकार का होता है, एक होता है अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। तीसरा है समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। अब देखिए, अपसारी किरण पुंज क्या होता है। अपसारी किरण पुंज होता है कि फ्रेंड्स, अगर प्रकाश किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर अन्य दिशाओं में, मतलब सभी दिशाओं में फैलती है, तो ये क्या होता है, अपसारी किरण पुंज। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, जब प्रकाश अलग अलग दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर मिलती है तो ये क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा है समांतर किरण पुंज। अब समांतर किरण पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की किरणों का समूह समांतर रूप से गमन करती हो, ऐसे समांतर हो, तो ये क्या होता है, समांतर किरण पुंज। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है परावर्तन। अब परावर्तन क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए, परावर्तन के लिए हम क्या लेते हैं, एक समतल पृष्ठ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए समतल दर्पण ही है, इस पे आपतित किरण ऐसे आती है। ठीक है, और परावर्तन के बाद ऐसे चली जाती है, इसे ही परावर्तन कहा जाता है। इससे टकराने के बाद ऐसे मुड़ जाती है, इसी मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के भी दो नियम होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो इसमें आपतन कोण होता क्या है, देखिए फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है, इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु। इस पर एक अभिलंब बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभिलंब, अभिलंब और इसको तो कहा जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाता है, आपतित किरण, और इसे कहा जाता है परावर्तित किरण। ठीक है फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है परावर्तित किरण। अब देखिए, इसे कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाता है, अभिलंब। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण बनता है इसे ही कहा जाता है आपतन कोण, आई। अभिलंब और परावर्तित किरण, इसके बीच में जो कोण बनता है इसे कहते हैं परावर्तन कोण, आर। इसे क्या कहा जाता है, आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके परावर्तन के भी दो नियम है। परावर्तन समझ गए। ठीक है, अब परावर्तन के नियम
भी दो है। तो पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखे होंगे फ्रेंड्स, जैसे ऐसे दर्पण था, ये ऐसे लौट गया और अभिलंब ये ऊपर में रहता है, ये क्या देखिए फ्रेंड्स, है ना, ये तीनों एक ही तल में है। यही कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है अपवर्तन। प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल देखिए दिया हुआ फ्रेंड्स। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगला है कि जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स। जिस माध्यम प्रकाश का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला है फ्रेंड्स कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण क्या होता है, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला है प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर भाग जाती है। पहले क्या पढ़े, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब कहता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर भाग जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े अर्थात बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है अपवर्तन के नियम। अब जिस तरह परावर्तन के 2 नियम होते थे उसी प्रकार अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपतित किरण, अपवर्तित किरण या फिर अपवर्तित किरण। ठीक है फ्रेंड्स। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है। आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है। इस स्थिरांक को जो है स्नेल का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। ठीक है। अब अपवर्तन के कुछ उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं अपवर्तन के कुछ उदाहरण कि अपवर्तन कैसे होता है, किस में होता है। जैसे पानी से भरी बाल्टी पर गहराई का कम प्रतीत होना, पानी से भरी बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होना, पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, तारों का टिमटिमाना, सूर्य का सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के बाद तक दिखना, पानी से भरी बाल्टी में सिक्कों का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ये सभी क्या है, अपवर्तन के उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स। चलते हम लोग अगले टॉपिक की ओर। अगला है अपवर्तनांक। क्या है, अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला अपेक्षिक अपवर्तनांक। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। अगला पॉइंट है प्रिज्म। अगला क्या है, प्रिज्म। कहता है प्रिज्म किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला अपवर्तक
पृष्ठ के बीच के कोण, अपवर्तक पृष्ठ के बीच के कोण को प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण कहा जाता है। प्रिज्म अपवर्तक पृष्ठ के बीच के कोण को प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहा जाता है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? विचलन कोण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है। अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आज यहीं तक था। इस उम्मीद है कि इतना पढ़ने के बाद आपको अपने परीक्षा में काफ़ी सहयोग मिलेगा। इसी तरह से आप तैयारी में ज़रूर समय दें और अपनी तैयारी को एक अच्छी ऊंचाई तक ले जाएं। थैंक यू।